जय हिंद, जय जोहार, गुड मॉर्निंग। एक तो देखिए, जल संसाधन, जल संसाधन प्रबंधन, संरक्षण, संभरण, हार्वेस्टिंग, कंजर्वेशन मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स, वाटर क्राइसिस, जल संकट, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट एंड लार्ज प्रोजेक्ट, इनके बारे में चर्चा करना है और इन सब का सॉल्यूशन। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है तो आप जानते हैं। दूसरी बात, हमारे अर्थ में यदि आपका जीवन है, लाइफ है, तो लाइफ का बेस ही क्या है? आपका वाटर है, जल ही जीवन है, हम बोलते हैं। और नो डाउट जल ही जो है आपका इस पृथ्वी में जीवन का आधार है। लेकिन आज अपन देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में आपका वाटर क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है, वाटर पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है, और पूरी दुनिया जो है आपका सामाजिक आर्थिक हर एंगल से इस वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। चलिए इरिगेशन भी लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको वाटर बजट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो आपका जल बजट है, इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी में 100% लेते हैं अपन वाटर, तो 100% में ध्यान देने वाली बात है कि 97% वाटर जो है ओशन वाटर के रूप में है, समुद्री जल के रूप में है। और समुद्री जल मतलब आप जानते हैं खारा पानी, और खारा पानी मतलब आप समझ सकते हैं कि लाइफ के परिप्रेक्ष्य में आपका खारा जल का उपयोगिता सीमित है। ओके, मात्र 3% है जो फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर है। और ये 3% जो है, इस 3% का भी 75% ग्लेशियर के फॉर्म में है, ब्लू आइस के फॉर्म में है। हमारे दोनों पोल जो ध्रुवीय इलाका है और पर्वतों में जो ग्लेशियर जमे हुए हैं उस फॉर्म में है, जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ओके, 2.4%। ओके, 75% मतलब आपका जो 3% जल हमारे पास फ्रेश वाटर है, उसका 75% किस फॉर्म में है? आइस फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है, जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। बचा 25%। इस 25% में से 22.5% भूगर्भिक जल है, अंडरग्राउंड वाटर है। बचा 2.5%। ये जो 2.5% बचा हुआ है, यही हमारे पास सरफेस वाटर के रूप में आपका नदी नाले, जो भी हमारा डैम है, तालाब है, झील है, पोखर है, बांध है, आदि में आपका उपलब्ध है। ओके, इसमें से भी कुछ झीलें ऐसी हैं जो खारा पानी का झील है, जैसे हमारा सांभर झील, डिडवाना झील, पुष्कर झील। इनका पानी भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, भले ही सरफेस वाटर है। ये हमारे पास क्या है? आपका वाटर बजट है हमारे अर्थ का। पहले तो आपको इसको ध्यान बाकायदा रखना है। 97% ओशन वाटर है, 3% फ्रेश वाटर है, 3% का 75% आपका ग्लेशियर फॉर्म में है,
25% जो शेष बचा उसमें 22.5 जो है आपका भूगर्भिक वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, जो इजीली अवेलेबल नहीं है आपको, और जो इजीली अवेलेबल है उसमें से भी 2.5% जो बचा, उसमें से भी आपका प्राकृतिक तौर पर कई हमारे झील ऐसे हैं जो खारा हैं, जो हमको हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रकार से कुल मिला के हम देखें तो 100% में से आपका 100% अगर हम आपको अर्थ में वाटर ले लें तो इसका मुश्किल से 1% हिस्सा ही लाइफ के लिए आपको क्या है, उपलब्ध है सही मायने में। और उसको भी यदि हम आपका किसी भी प्रकार से ऐसा उपयोग कर रहे हैं जिससे वह हमारे जीवन के लिए उपयोग के लायक न रह जाए, उसको इस प्रकार से हमने आपका उपयोग किया कि वह उपयोग लायक नहीं रह गया। जैसे कि जल प्रदूषित हो गया, अब प्रदूषित जल नदी नालों में अगर आपका तालाब में उपलब्ध है भी तो भी तो हमारे लिए उपयोग के लायक नहीं रह गया ना, तो उतना हिस्सा फिर आपको काटना पड़ेगा। और इन सब के अतिरिक्त आज जिस प्रकार से हम पानी का दोहन कर रहे हैं, दोहन करने का जो हमारा अवैज्ञानिक तरीका है, एक उस पानी का उपयोग करने की जो फिजूल खर्ची है, अनुपयोगी तरीके से हम आपको पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इस रिसोर्स को डे बाय डे आपका हम पॉल्यूटेट करते जा रहे हैं, इन सब कारणों से हमारे पास एक तो सीमित उपलब्ध है आपका शुद्ध जल, वो भी आपका और सीमित होते जा रहा है, जिसके वजह से अगर मैं वाटर सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से चलूं तो 1951 में भारत के एक व्यक्ति के पास 5171 क्यूबिक मीटर आपका जल उपलब्ध था, जो कि आज घट करके आपका 1571 हो गया है। मैं कल बताया था कि यदि आपका 1000 to 1500 क्यूबिक मीटर के बीच अगर जल प्रति व्यक्ति उपलब्धता है तो इसको क्राइसिस जोन माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आज भारत क्राइसिस जोन में पहुंच चुका है, और जो हमारा प्रिडिक्शन है 2025 और 50 तक अगर हम बात करें तो पर पर्सन अगर हम देखेंगे आपका पर एनम, तो वो आपका 1200-1100 क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगा, जो कि गंभीर संकट होगा। और इस प्रकार से आपका एक वाटर क्राइसिस, एक हमारा जो जीवन का आधारभूत रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्स आधारभूत है जीवन के लिए, वही संकट में है। उसी के वजह से तो इस धरती पर आपका सभ्यता है, तो इसका मतलब साफ है कि सभ्यता भी क्या है, आपका संकट में है। उसी के वजह से पर्यावरण है, कोई भी वनस्पति, कोई भी आपका जीव जंतु है, उसके शरीर का, उस वृक्ष के, उस पौधे के आपका पार्ट का 60% तो अकेला वाटर होता है। तो बताइए इस पृथ्वी पर आपका जीवन कैसे संभव है? ओके, और इसी को हम बोलते हैं आपका वाटर क्राइसिस, जल संकट। और इसी में आप, इसी का जल संकट का एक बहुत बड़ा कारण है आपका जल प्रदूषण। आज जिस प्रकार से हम जल का जो नेचुरल कंपोजिशन है उसमें जिस प्रकार से फॉरेन एलिमेंट्स डे बाय डे आपका इंक्लूड होते जा रहे हैं, जिस प्रकार से उसमें आपका गार्बेज, कचरा वगैरह शामिल होते जा रहा है और वो टॉक्सिक होते जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन वाटर क्राइसिस का एक पार्ट है। और वाटर पॉल्यूशन क्या है बोलने से ऐसा आपका जल हो जाना कि वह जल विषाक्त हो गया, जहरीला हो गया, हमारे उपयोग के लायक नहीं रह गया, खारा हो गया। खारा हो गया मतलब भी वो आपका हमारे उपयोग के लायक नहीं रह गया, मतलब क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। ओके, ये कहलाता है आपका वाटर पॉल्यूशन। और एक बहुत ही सोचने वाली बात यह है, देखिए कि
आज यह रिसोर्स इस संकट में क्यों है? तो इतना महत्वपूर्ण और आधारभूत जो आपका हमारा रिसोर्स है, जो इसको हमको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेकर के आपका इस पर प्रॉपर रेगुलेशन, टाइट रेगुलेशन करके आपका टैक्स लगा करके पानी के ऊपर टैक्सेशन लगा करके हमको आपका इस धरोहर को बचाने की जरूरत है, उसी को आज हम खुला छोड़ दिए। आज आदमी को आपका यह मौलिक अधिकार है कि वह जितना चाहे आपका पानी का उपयोग कर रहा है, मन माने कर पानी का उपयोग कर रहा है। हम छोटे छोटे चीजों के लिए आप कानून बना रहे हैं, छोटे छोटे चीजों के लिए सरकार जो है आपका अधिकारी नियुक्त कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा रिसोर्स हमारा अगर संकट में है और उस पर हम प्रशासन अगर नियंत्रण न करे, अगर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होगा, अगर उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जब तक आपका उसको हम इकोनॉमिक नहीं बनाएंगे, उसके उपयोग को मितव्ययी नहीं बनाएंगे, तब तक आपका इस रिसोर्स को बचाना संभव नहीं है। तो अल्टीमेट में ये कहना चाह रहा हूं, और यही चीजों, इसी पहलू को हम, ये जो पहलू बता रहा हूं आप वाटर क्राइसिस का, इसी पहलू को हम बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन, इसी को हम बोलेंगे वाटर हार्वेस्टिंग, इसी को हम बोलेंगे आपका वाटर स्टोरेज। ओके, ये वो पहलू है जो हमारे हाथ में है, जो मनुष्य के हाथ में है, जिसके द्वारा हम आपका जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, जिसके द्वारा हम जल के अव्यय फिजूल खर्च होने से उसको रोक सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपका भूगर्भिक जल के अंधाधुंध दोहन को रोक सकते हैं। एक पहलू जो कि एक रेगुलेटिंग पहलू, आपका रेगुलेटिंग एस्पेक्ट कहना चाहिए उसका, और दूसरा जो मैनेजमेंट वाला पहलू है, उस मैनेजमेंट वाले पहलू में अगर मान लीजिए कि वाटर जो है पॉल्यूशन हो गया है, तो उसको हम आपका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। आज हम रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, हमारा रिसाइकल कैपेसिटी आपका 0.001% भी नहीं है। ओके, और इन सब के साथ जो मैं संवर्धन, हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, प्रमोशन की बात कर रहा हूं, हार्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं। आज हर व्यक्ति का ये मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि वह आपका वर्षा के जल का अपने घरों में जो है आप भंडारण करें, अपने घरों में आपका वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रॉपर स्पेस सुनिश्चित करें, ताकि आज जिस प्रकार से हमारे गांव, नगर तो है ही, गांव तक आज कंक्रीट के जंगल में बदल चुका है। जब पूरा सरफेस को हम कंक्रीटीकरण कर देंगे तो भूगर्भिक जल का संचय नहीं होगा, भूगर्भ में संभरण ही नहीं होगा, जल का हार्वेस्टिंग ही नहीं होगा, तो भूगर्भिक जल स्तर कैसे आपका खतरा में नहीं जाएगा? सोचिए इस बात को आप। ये वो पहलू है जिसको हम मैनेजमेंट का पहलू बोलते हैं, जिसको हम आपका हार्वेस्टिंग का पहलू बोलेंगे, जिसको अपन आपका प्रमोशन का पहलू बोलेंगे। ओके, और यही सब आज वाटर क्राइसिस के लिए जवाबदार है, यही सब आज वाटर पॉल्यूशन के लिए कारण है। जल संकट का कारण ये सब है, और जल प्रदूषण का कारण भी यही सब है। और जल संकट है या जल प्रदूषण है, उसको दूर करने के उपाय भी इन्हीं से होगा। कैसे होगा? हम जल के दोहन को मितव्ययी बनाएं, जहां जरूरत है उतना ही दोहन किया जाए। आज हर व्यक्ति को छूट है कि वो अपने घर में जो है आपका 3 ठो नलकूप खनन कर सकता है। यहां पर आपका अगर हर घर में आपको नलकूप खनन के बजाय अगर हम पब्लिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन करें वाटर का और इस प्रकार से मैनेज करें, तो निश्चित रूप से मितव्ययी बनाया जा सकता है। कहीं पर भी अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो भी रहा है, अगर आपका टोटी खुला हुआ है, भाग रहा है पानी, तो भाग रहा है, कोई आदमी का ये ड्यूटी ही हमने तय नहीं किया है आज तक कि वो आपको उसको बंद कर दे, तो हमको इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से आज आपका सिंचाई के अवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग हो रहा है, आज हमारे किसानों को मनमाने आपका नलकूप खनन करके भूगर्भिक जल के दोहन का तो अधिकार है ही, उसको आपका दोहन करने के लिए बिजली की भी पूरा मुफ्त है। मतलब ये मान के चलिए कि उसको हमने एक पूरी तरह से आपका सुरक्षा विहीन छोड़ दिया है, तो कैसे हम इस संकट से बाहर आ सकते हैं, बताइए आप। ओके,
आज हमको इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, टपक सिंचाई जो बोलते हैं अपन, आज हमको लघु सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, इस प्रकार के इरिगेशन जो आपका कम से कम जल का उपयोग करके अधिक से अधिक क्षेत्रों में हम सिंचाई कर सकते हैं, इन वैज्ञानिक साधनों को अपनाने की आपका आवश्यकता है। ये प्रबंधन का, ये मैनेजमेंट का वो पहलू है जो दोहन, उसका उपयोग और उसके प्रति जवाबदारी से संबंधित है। दूसरा पहलू प्रदूषण वाला पहलू है। तो प्रदूषण वाले पहलू में आप जान रहे हैं, एक तो नमामि गंगे हम चला रहे हैं योजना, हर हर नर्मदे योजना चला रहे हैं। ये तो केयर की बजाय क्योर है। जब वो प्रदूषित हो गया है, जब उसको हम आपका सफाई करने के लिए आपका 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 2020 तक आपका नमामि गंगे के तहत गंगा का सफाई करने के लिए। लेकिन अगर गंगा को हम मां के रूप में पूछते हैं, गंगा को हम आपका हमारी संस्कृति के एक अभिन्न हिस्से के रूप में देखते हैं, नैतिक मूल्यों से जोड़ते हैं, तो उसी गंगे की आप जिस जाके पूजा कर रहे हैं, तो उसके पहले उसकी सुरक्षा, मां की आपका केयर करें। आप इस पहलू को हम अगर समाहित करें समाज में, तो क्या गंगा को नहीं बचा सकते? तो प्रदूषण का पहले पहलू तो यह है कि हर व्यक्ति का ये नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। आज गांव, अगर शहर से आपका शहरी गार्बेज निकल रहा है, कूड़ा करकट निकल रहा है या घरेलू निकल रहा है, तो आदमी सबसे पहले उसे कहां फेंक रहा है? कोई झील है, कोई तालाब है, कोई डबरी है, या कोई भी आपका पोखर वगैरह है, तो हम जाके सबसे पहले वहीं फेंक रहे हैं। ओके, तो पहले तो हमको इसको हमारे एक मौलिक और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि हर व्यक्ति इसको अपना एक सामाजिक मूल्य के रूप में स्वीकार करे, सांस्कृतिक मूल्य के रूप में स्वीकार करे, और उसको प्रदूषित होने से पहले ही हम उसका केयर कर दे, जिससे कि वो प्रदूषित ही ना हो। उसके बाद भी अगर प्रदूषित हो जा रहा है, तब हम उसके लिए नमामि गंगे योजना चलाएं, हर हर नर्मदा योजना चलाएं, ओके, गंगा सफाई अभियान चला रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। ये तो आपका जो प्रदूषित हो गया है, उसके बाद अगर किसी कोई बीमार हो गया है, उसके बाद का इलाज है ये। लेकिन हमको कोरोना से बचना है, तो मास्क पहले पहने, और आप मास्क ही नहीं पहने, उसके बाद आपको हो गया, उसके बाद आप एम्स में भर्ती हो रहे हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं। ओके, ये हर जगह लागू होगा। पहले केयर कीजिए, केयर से अगर नहीं हो पाया तब क्योर कीजिए। ओके, इस पहलू को हमको अपनाने की आवश्यकता है। और तीसरी बात जो मैं बोला कि प्रशासनिक पहलू, प्रशासन, हमको जल संरक्षण के लिए अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, जल प्रबंधन का अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। हर 10 गांव में आपका जल संरक्षण और जल प्रबंधन की निगरानी करने वाला एक कर्मचारी होना चाहिए, जो कि लगातार उन क्षेत्रों में, जिस प्रकार से हम वन की सुरक्षा करने के लिए फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही हमको आपका जल की सुरक्षा करने के लिए जल सुरक्षा गार्ड जैसे आपका एक नया चैनल, एक नया आपका सिस्टम बनाने की आपका आवश्यकता है। ओके, ये आपका एक पहलू आएगा, प्रशासनिक पहलू। और इन सब पहलू के बाद फिर आता है प्रबंधन का पहलू, मैनेजमेंट का पहलू। मैनेजमेंट के पहलू में क्या है कि आज अगर आपका वर्षा होती है, तो वर्षा के जल का 65% भाग फिर से समुद्र में चला जाता है। हम उसको रोक ही नहीं पाते। वर्षा हुआ और वर्षा के बाद आपका भी देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। अभी आपका एक हफ्ता पहले आपकी इतनी तेजी से वर्षा हुई कि हमारे खेत खलिहानों को आपका अपरदित करके उड़ा कर ले गया। और जब किसान आपका वहां पर आप जो भी फसल वगैरह बोए थे उसको बर्बाद किया, और उसके बाद अभी जिस प्रकार से गर्मी पड़ रहा है, तो उसके कारण से वो अंकुरित होता हुआ अनाज वहीं पर क्या हो रहा है, आपका सूख रहा है। ओके, यहां पर हमको मैनेजमेंट की पहलू को अपनाने की आवश्यकता है। तो मैनेजमेंट की पहलू को यहां पर अपनाने के लिए क्या है आपका कि हम वर्षा जल का संचय कैसे करें, कैसे हम वर्षा से प्राप्त जल
सीधा आपका धरातल से बह कर जाने के बजाय भूगर्भिक वाटर के रूप में उसका संभरण हो, पहले वो हार्वेस्ट हो पहले, और हार्वेस्ट होने के बाद भूगर्भिक जल के रूप में बहता हुआ समुद्र में जाए, तो इससे हमारे पृथ्वी में वाटर लेवल क्या रहेगा? आपका मैनेज रहेगा। हमारी मृदा जो है आपका ऊपरी परत सूखेगा नहीं, सूखेगा नहीं तो खरपतवार, आपका घास और छोटे जो आपका झाड़ी है वो आपका मैनेज रहेंगे। अगर वो मैनेज रहेंगे तो वर्षा जल का ऑटोमेटिक क्या होगा? आपका हार्वेस्टिंग होगा। ओके, आज हम अगर छोटे छोटे हमको वाटर स्टेट प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से आपका भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में कई आपका प्रयास किए गए हैं। जैसे कि आपका कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जैसे कि आपका वाटर स्टेट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जैसे कि अभी आपका वाटर ग्रिड मिशन भी शुरू हो गया है, जैसे कि आपका अमृत मिशन योजना भी शुरू हो गया है। ओके, लेकिन ये सिर्फ सरकार के कर्तव्यों तक ही सीमित है, ये आम आदमी के कर्तव्यों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपका निश्चित रूप से जोगी जी चले गए हैं, लेकिन उन्होंने आपका अपने जो छोटे से कार्यकाल था 3 साल का, उसमें जोगी डबरी योजना चलाया था। मुझे याद है वो चीज। उस समय हम लोग भी आपका एग्जाम की तैयारी करते थे, और वो जोगी डबरी योजना इतनी बेहतरीन योजना थी। अगर हम देखें आपका वर्षा जल के संचय का और अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का, लेकिन आज वह डबरी योजना जो है सिर्फ कागजों में बनकर रह गया। अगर उस प्रकार से योजना हम चलाएं कि हर किसान को बोले कि भाई आपका 10 एकड़ का खेत है, तो 10 एकड़ खेत में आधा एकड़ का आप कम से कम एक डबरी बनाइए। उस डबरी का पैसा हम कहां से देंगे? निश्चित रूप से आज इसको मनरेगा से जोड़ करके, मनरेगा के साथ ऐसा सरकार ने इसकी अभी स्कीम चला रही है, लेकिन ये स्कीम धरातल पर अभी तक नहीं उतरा है, अभी तक कागजों पर ही बना हुआ है। इसको हमको धरातल पे उतारने की जरूरत है। अगर एक डबरी आपका आधा एकड़ का बनाता है वो किसान, तो एक तो उससे खुद उसके सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसको उसकी फसल सुरक्षा होगी, उसके अतिरिक्त वह आपका उसमें मछली पालन करके और अन्य कई तरीकों से आपका अपनी जो आर्थिक आमदनी है उसको भी बढ़ा सकता है। तो ये जो छोटे छोटे आपका डबरी बनाना, बैराज बनाना, स्टॉप डैम बनाना, एनीकट बनाना, लघु परियोजनाओं को बनाना है, और ये तो सरकारी स्तर पर सरकार के द्वारा नदी नालों में करना ही है। आज जिस प्रकार से हमारे बघेल सरकार के द्वारा नरवा योजना जो चल रही, नरवा गरवा घुरुआ वाली, अगर नरवा योजना के तहत जिस प्रकार से हमारे आपका जो जीर्ण शीर्ण हो चुके नदी नाले हैं उनको पुनर्जीवित हम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जल संचय तो इससे होगा ही, इससे बाढ़ की समस्या और सूखा की समस्या भी निश्चित रूप से दूर होगा। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी आपका बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। ये निश्चित रूप से एक व्यवहारिक आपका स्कीम है, अगर इसको हम धरातल पर उतार पाते हैं तो। नहीं तो अगर ये भी कागजी बनकर रह गया अगर, तो ऐसी योजनाएं तो आपका सदियों से चले आ रहे हैं। ओके, ये सब जो है आपका वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन का पहलू है। अगर ये जल प्रबंधन से आपका क्या आशा है? बोलने से जल प्रबंधन से आपका आशा है सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति के उस क्रियाकलाप से है जिससे जल के दोहन को हम, जल का दोहन उपयोगी बना सकें, जल के खर्च को मितव्ययी बना सकें, और वर्षा जल के साथ साथ प्राकृतिक जल का बेहतर संरक्षण कर सकें। और इसके लिए जो भी हम क्रियाकलाप सरकारी स्तर पर या एक आदमी के स्तर पर, एक व्यक्ति के स्तर पर, एक नागरिक के स्तर पर करते हैं, वो सब आएगा आपका जल प्रबंधन और जल संरक्षण में। और यदि ये करते हैं अपन, और यही आज वाटर क्राइसिस का कारण है, तो ये करते हैं आप, तो वाटर क्राइसिस से आप बाहर आएंगे। और यही आपका जो नहीं कर पा रहे हैं अपन, यही आपका जल प्रदूषण कारण है। अगर इसको करते हैं तो ये जल प्रदूषण के उपाय में आएगा। और जल प्रदूषण के कारण में क्या लिखोगे आप? कि आज हमारे पास वाटर मैनेजमेंट का बेहतर सिस्टम नहीं है, आज हमारे पास वाटर रिसाइकिल करने का सिस्टम नहीं है, प्रदूषित जल को रिसाइकिल करने का सिस्टम नहीं है, आज हमारे पास वाटर संभरण का सिस्टम नहीं है। और इन सब कारणों से प्रदूषण भी हो रहा है और इन्हीं कारणों से क्राइसिस हो रहा है। इसको कारण में देना है आपको। और जब उपाय बताओगे आप,
तो इन्हीं को बताओगे कि हमको बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। अब बेहतर प्रबंधन में फिर आप बताइए कैसे प्रबंधन चाहिए आपको, तो प्रबंधन में क्या बोलेंगे कि आपको हमको वाटर ग्रिड जो आपका स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है, उसको व्यवहारिक धरातल में जल्द से जल्द उतारने की आवश्यकता है। जो कागजों में बना हुआ तो आपका वर्षों से पड़ा हुआ है, जल्द से जल्द उतारने की जरूरत है। प्रबंधन का एक पहलू, अगर हम दोनों गंगा में बताया था कि उत्तरी गंगा और दक्षिण गंगा को जोड़ दें, आप सोचिए कि यदि आपका बंगाल में फरक्का बैराज से लेकर के वहां से कनेक्ट हो जाएगा फरक्का बैराज, फरक्का बैराज से सीधा आपका स्वर्ण रेखा नदी, वहां से महानदी, महानदी से गोदावरी, गोदावरी से कृष्णा, कृष्णा से पेन्नार, पेन्नार से कावेरी और कावेरी से बैगाई, हम पहुंचे कन्याकुमारी। अगर बाढ़ आता है आपका उत्तर प्रदेश में या बिहार में और सूखा पड़ रहा है तमिलनाडु में भी, जिस समय आपका बाढ़ आता रहता है, आपका बिहार के लोग बाढ़ से मरते रहते हैं, उस समय तमिलनाडु सूखा रहता है। आप जानते हैं तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है, बरसात में नहीं होती। तो वो बाढ़ का पानी जो आपका पटना को बहा के ले जा रहा है और सब कुछ लेके आपके समुद्र में डाल दे रहा है, उस पानी को हम तमिलनाडु ले जाकर के तमिलनाडु में भी उसी समय बासमती चावल उगा सकते हैं जिस समय आपका उत्तराखंड में उग रहा है। ये है मैनेजमेंट, ये है प्रबंधन। ओके, हमको ड्रेनेज सिस्टम कल ही पढ़ाया हूं मैं आपको। आज ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था, उस नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को हमने पूरी तरह से कब्जा कर लिया उस पर। ओके, नदी नाले आज संकीर्ण हो गए हमारे कारण से। आप देख रहे हो, बिलासपुर के रहने वाले हैं आप, तो देखिए अरपा नदी के दोनों साइड आपका अरपा नदी को पाटते पाटते इतना सकड़ा कर दिया और घर बनाते चले गए। जिस दिन बाढ़ आया तो कहां जाएगा पानी। रायपुर के रहने वाले खारो नदी को देख रहे होंगे, रायगढ़ वाले हैं तो केलो नदी को आप देख रहे हैं। ओके, और उनको व्यवहारिक तौर पर जो आप चलते फिरते देख रहे हैं, उन सब ड्रेनेज सिस्टम को हमको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। उनके फिर से आपका पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। जैसे जंगल में यदि हमको आपका वन संरक्षण करना है या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना है, तो वाइल्ड लाइफ को उसका नेचुरल हैबिटेट देने की आवश्यकता है। वैसे ही यदि आपको जल संरक्षण करना है, जल प्रबंधन करना है, तो जल के लिए आपका नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। यदि ये सब हम कर पाते हैं तो इन सब को कर पाने से जल संकट से बाहर आएंगे, एक जल प्रदूषण से बाहर आएंगे, दो ये हमारा जो आपका जीवन का आधार है जल, वाटर, इस रिसोर्स को हम बना रख पाएंगे, इसका संरक्षण कर पाएंगे। ओके, और इन सब को अगर इसको जितना संरक्षित कर पाए उतना इसका सामाजिक आर्थिक लाभ ले पाएंगे। आज हमारे भारत का 48.4% एग्रीकल्चर लैंड ही सिंचित है। 140 मिलियन हेक्टेयर में से अबाउट 57 मिलियन हेक्टेयर भाग ही आपका सिंचित है। 51.2% पार्ट अभी भी आपका रेनफेड है, वर्षा जल पर आधारित है। अभी भी वहां बारानी कृषि हो रहा है, और यही बारानी कृषि जो है, यही जो रेनफेड है आपका, आज हमारे देश की आर्थिक तंगी का कारण है, आज गरीबी का कारण है, बेरोजगारी का कारण है, सारी समस्याओं का जड़ है। ओके, ये जो अपना आपका मैं बता रहा हूं सिंचाई के पहलू में आ रहा हूं, तो अगर हम जल प्रबंधन करते हैं, वाटर सेट मैनेजमेंट करते हैं, तो इससे हम उस रिसोर्स को और बचाए, तो उस रिसोर्स का हम फिर कैसे हमारे बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई आपका आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग करेंगे। इसमें पहला पॉइंट आएगा आपका सिंचाई, दूसरा पॉइंट आएगा औद्योगिक जल, तीसरा पॉइंट जैसे कि आपका जीवन का आधार है ड्रिंकिंग वाटर, तो आएगा ही। पहले तो ड्रिंकिंग वाटर को लेना है आपको। ओके, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल वाटर, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ये सब आपका वाटर रिसोर्स, जल संसाधन के इन सब क्षेत्रों में हम उपयोग करके, इन सब क्षेत्रों में उपयोग करके एक तो नए आर्थिक गतिविधियों को सृजित कर सकते हैं, और उसके माध्यम से नए रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, और उसके माध्यम से गरीबी दूर कर सकते हैं। और दूसरा, आज जो हम आपका बोतल बंद पानी पी रहे हैं, उसमें जो वेस्टेज हो रहा है वो हमारा बचेगा। आज हर घर में आरओ लगा रहे हैं जबरदस्ती का, इसमें जो हमारा व्यय हो रहा है ये बचेगा।
इस रिसोर्स से आज हमारा कोयला जैसे हम परंपरागत ऊर्जा के संसाधन को बचा सकते हैं और उसके जगह में आपका हाइड्रो पावर जनरेशन करके आपका इको फ्रेंडली एनर्जी हम आपका दुनिया को दे सकते हैं और एनर्जी क्राइसिस से भी दुनिया को बचा सकते हैं। ये सब वाटर रिसोर्स का आपका कैसे हमारे सामाजिक आर्थिक विकास में, कैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कैसे इस समाज को आगे अनवरत बनाए रखने में सभ्यता को हम उपयोग कर सकते हैं, ये वो पहलू है जिसमें से पहला सिंचाई है। आपको बता दूं कि आपको जितना भी फ्रेश वाटर रिसोर्स है उसका 80% भाग सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हम सर्वाधिक पानी का प्रयोग करते हैं। सतही जल का 92% भाग एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए प्रयोग होता है, जबकि भूगर्भिक जल का 89% भाग का प्रयोग होता है। अन्य भी रिसोर्स हैं। ओके, अब देखिए भारत में अगर हम देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, तो अभी तक भारत के कुल एग्रीकल्चर लैंड में से 48.4% भाग ही आपका सिंचित है और छत्तीसगढ़ में तो आप जान ही रहे हैं 35% भाग ही सिंचित है। ओके, 65% भाग वर्षा आधारित है। पहले तो ये चीज को आपको जानना है। दूसरा चीज देखिए कि सिंचाई के अगर हम अलग अलग आपका जो साधन है उसके परिप्रेक्ष्य में सोचें तो हमारा भारत जैसे विविधतापूर्ण देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है, चाहे आपका एक कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करो, लेकिन मेन डाइवर्सिटी आप देखा जाए तो टोपोग्राफिक डाइवर्सिटी है। पर्वत, पठार, मैदान, चट्टानों में आपका इतनी विविधता है जिसके वजह से अलग अलग क्षेत्रों में आपका जल का वितरण अलग अलग है। भारत में भूगर्भिक जल का अगर अपन देखें आपका तो 46% भूगर्भिक जल अंडरग्राउंड वाटर अकेला आपका इंडो गंगेटिक प्लेन में है। सतही जल का 60% पार्ट इंडो गंगेटिक प्लेन में है, मतलब बाकी शेष भाग में सिर्फ 40% है। इतना अंतर है। पहली बात तो यह है, इस कारण से साधन भी अलग अलग होगा। दूसरी बात, उत्तर भारत जो है आपका मैदानी है, मुलायम चट्टान से बना है, अस्थायी चट्टान से बना है। हमारा दक्षिण भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, प्री कैम्बियन काल का है, बहुत ही कठोर चट्टानों से बना है। तो चट्टानों के स्वभाव में अंतर पड़ेगा तो भूगर्भिक जल के मात्रा में भी अंतर पड़ेगा और साधन में भी अंतर पड़ेगा। इस कारण से उत्तर भारत में और हमारे छत्तीसगढ़ के जो आपका छत्तीसगढ़ मैदानी भाग है, यहां पर सिंचाई का प्रमुख साधन नहर और नलकूप होंगे। लेकिन दक्षिण भारत है और उत्तर एवं दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, दोनों जो पठारी हमारा छत्तीसगढ़ है, इन दोनों क्षेत्रों में है आपका तालाब होगा, बावली होंगे, कुआं होगा। मेन मेड कुआं, नलकूप की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ट्यूबवेल की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, ये होगा क्योंकि दक्षिण भारत कठोर चट्टान से बना हुआ है। इस कारण से वहां पहली बात तो नलकूप आपका गहराई तक खोदना संभव ही नहीं है, नहर निकालना तो संभव ही नहीं है। अभी हम बोध घाट परियोजना जैसे बना भी रहे हैं आपका डैम, तो बोध घाट परियोजना बनाने के बाद आपको बीजापुर और सुकमा जिले के पहाड़ी इलाकों तक पानी को नहर के माध्यम से बनाकर ले जाना कितना खर्चीला होगा, आप सोचिए। इसलिए साउथ छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं हमारा जैसे कि आपका दंतेवाड़ा जिला 0% सिंचित क्षेत्र, नारायणपुर जिला 1%। अभी तक कैसे डेवलपमेंट होगा? तो नहर और नलकूप, ये पहली बात तो याद रखना है, मैदानी इलाकों में आपका सिंचाई का प्रमुख साधन होगा। और इसी कारण से आपका भारत में 57% भाग पर नलकूप और इस जो कुआं होता है इसके माध्यम से सिंचाई होता है। 32% भाग पर नहरों से सिंचाई होता है। 6% भाग पर आपका तालाब सिंचाई होता है। और तालाब से जो भी सिंचाई हो रहा है दक्षिण भारत में हो रहा है, और नलकूप और नहरों से जो भी सिंचाई हो रहा है उत्तर भारत में हो रहा है। आज आपका पंजाब का 97% भाग सिंचित है, 97% भाग सिंचित है पंजाब में। तो सिक्किम, मिजोरम में आप जाके देखोगे तो 5% भाग सिंचित नहीं है। ओके, हमारे छत्तीसगढ़ में
35% एग्रीकल्चर लैंड सिंचित है। मैं आप लोगों को बताया था 20,52 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड आपका इरिगेटेड है, जिसमें छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधनों में अगर अपन देखें तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधनों में पहले नंबर पे आता है नहर। हमारे छत्तीसगढ़ में 52% भाग पर नहरों से सिंचाई होता है। सेकंड नंबर पे नलकूप है, 29% भाग पर नलकूप से सिंचित होता है। इस प्रकार से 81% भाग पर इन दोनों सिंचाई होता है और शेष फिर आपका अन्य साधनों से सिंचाई होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के और भारत के जो आपका भौतिक बनावट है उसमें बहुत व्यापक अंतर है। ओके, इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ के जो आपका मध्यवर्ती भाग है जिसको हम छत्तीसगढ़ मैदान बोलते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में जैसे कि आपका डैम तो बनता है पहाड़ी इलाका में, लेकिन डैम के माध्यम से नहरों से सिंचाई होता है मैदान में। हसदेव बांगो डैम बना पहाड़ी में, लेकिन सिंचाई हो रहा है जांजगीर चांपा में। गंगरेल डैम बना सिहावा पहाड़ी में और सिंचाई हो रहा है आपका रायपुर के मैदान में। ओके, कोई भी आप डैम को देखिए, तांदुला डैम बना है आपका दल्लीराजहरा पहाड़ी में, सिंचाई हो रहा है आपका बालोद के मैदान में। इस कारण से मैदानी इलाका में आपका सिंचाई का साधन क्या होगा? आपका नहर होगा। और जहां पर भी इस प्रकार से नहरों से सिंचाई हो रहा है तो वहां पर मान के चलिए कि आपका अंडरग्राउंड वाटर लेवल बेस्ट होगा। इस कारण नलकूप के लिए भी बेहतर सुविधाएं वही होंगी, क्योंकि आपका वहां पर वाटर लेवल अच्छा है। लेकिन वो यदि अपन पठारी और पहाड़ी अंचलों की बात करें, चाहे भारत की चाहे छत्तीसगढ़ की, तो न तो वहां पर आपका नहरों की बेहतर नहर विकसित करने की सुविधाएं हैं और न ही वहां पर अंडरग्राउंड वाटर इस प्रकार है कि हम नलकूप बना सकते हैं। इसलिए तालाब बना करके जिस प्रकार से एक कटोरी में पानी को स्टोर करते हैं वैसे स्टोर करके रखते हैं उसको। अब उससे जितने आप सिंचाई कर लो। ओके, जैसे कि आपका अभी आप बात कर रहे थे कि लघु सिंचाई परियोजना और बृहद सिंचाई परियोजना। तो बृहद सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजनाओं में आपका जो एक बच्चा पर प्रश्न किया था, दोनों के बारे में बात करें तो आपको अलग अलग पहलू से देखना है। जैसे बृहद सिंचाई परियोजना में कल बताया था कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक अगर आपका इरिगेटेड एरिया आ रहा है तो आपका लार्ज स्केल में आता है, लार्ज रिवर वैली प्रोजेक्ट होगा वो। तो लार्ज रिवर वैली प्रोजेक्ट की आप पॉजिटिव और निगेटिव पहलू पर सोचिए। पॉजिटिव पहलू और निगेटिव पहलू दोनों में सोचना है आपको। पहले तर्क और आप पक्ष और विपक्ष दोनों में देखिए। बृहद हम आपका परियोजना क्यों बनाते हैं? आखिरकार हमको बृहद परियोजना बनाने की जरूरत क्या है? जैसे कि ये हीराकुंड डैम हमने बनाया, तो हीराकुंड डैम को बनाने का हमारा उद्देश्य लोअर जो अपना महानदी का प्लेन है एरिया है वहां बाढ़ को रोकना था। अगर छोटे छोटे आप डैम बनाओगे बाढ़ को रोक नहीं सकते। महानदी में छोटा डैम बना करके आप बाढ़ को नहीं रोक सकते। बाढ़ जहां रोकना रहेगा वहां पर क्या चाहिए आपको? बृहद परियोजना चाहिए, तब बाढ़ रोक पाओगे आप। अगर आपको हाइड्रो पावर जनरेट करना है तो बड़ी परियोजना चाहिए, तभी हो पाएगा। अगर हम आपका जिस प्रकार से वाटर में वर्षा जल को आपका रोकने की आपका योजना या अपर्दन रोकथाम की योजना है तो बड़ा परियोजना चाहिए, छोटे परियोजना से नहीं हो सकता, क्योंकि हमको जल की गति को थामना है। ये सब वो पहलू हैं। जैसे कि हमको आपका हसदेव बांगो डैम सिंचाई करना है, उसमें छोटे परियोजना बना करके आप 500 हेक्टेयर की 700 हेक्टेयर में ही सिंचाई कर सकते हैं, 4.5 लाख हेक्टेयर में नहीं कर सकते। यदि आपको हसदेव बांगो डैम से हमारे रायगढ़ के अंचल में आपको पानी पहुंचाना है तो आपको नहर बनाना पड़ेगा। नहर बनाने के लिए आपको बड़ा डैम चाहिए। इसलिए ये सब बड़े डैम बनाने की आपका पहलू है। ओके, लेकिन बड़ा डैम यदि हम बना रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये होगा कि हमारा जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है जो हमारे पास सीमित है, जो आपका फॉरेस्ट लैंड है जो सीमित है हमारे पास, सीमित रिसोर्स हमारे पास, ये सब आपको उसके डुबान क्षेत्र में आता है। आप जान रहे हैं सरदार सरोवर परियोजना के बनने से कितना हजारों हेक्टेयर आपका कृषि क्षेत्र डूब गया, हजारों हेक्टेयर में आपका वन क्षेत्र डूब गया, हजारों लोगों को आपका वहां से विस्थापित होना पड़ा। और सबसे बड़ा बात, इतना बड़ा डैम बनाओगे आप तो उसकी ग्रेविटी डैम होता है ये, उसकी ग्रेविटी से आपका हमारे अंदर के चट्टान कमजोर होता है और जो भूकंप का खतरा बनता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा आपका खतरा है। और आप जानते हैं इसी कारण से
2001 में भुज का भूकंप आया था सरदार सरोवर परियोजना की वजह से। बरगी डैम के बनने से 97 में आपका जबलपुर का भूकंप आया था। 1967 कोयना का भूकंप कोई नहीं भूल सकता, कोयना डैम के बनने से आया था। तो ये आपके इसके नेगेटिव पहलू है, और लागत बहुत लगती है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसके नेगेटिव पहलू है। इसलिए आज यदि हम आपका बात करें तो बृहद परियोजना और लघु परियोजनाओं में हमको टेनीसी घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के आपका स्वरूप में जाने की जरूरत है। हमको बड़ी नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में बैराज, छोटे डैम, आपका जैसे स्टाफ डैम है, एनीकट आदि बना करके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां, उसके पानी को वहीं पर रोकने की जरूरत है, और वहीं पर वाटर शेड डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि वहां का पानी, जैसे कि आपका अभी हम आप जैसे अरपा नदी पे अभी भैंसाझर परियोजना बना रहे हैं, केलो नदी पे केलो परियोजना बन रहा है, मनियारी नदी पे पहले से खुड़िया डैम बन चुका है। अब ये 3 डैम को ही आप देख लीजिए कि 3 डैम को बनाने के बाद महानदी में पानी के आपका वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा। महानदी में पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है, तभी तो आपका उड़ीसा चिल्ला रहा है कि हमारे हीराकुंड डैम पानी नहीं आ रहा है। लेकिन इस चीज को, हीराकुंड को हमने उस समय बनाया सेकंड 5 ईयर प्लान में, जिस समय हमको आपका ये अनुमान नहीं था कि कल ही हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए आज फिर हमने कोशिश किया, कोशिश ये किया जा रहा है कि खारून के पानी को खारून क्षेत्र में रोका जाए, अरपा के पानी को अरपा के क्षेत्र में रोका जाए, और छोटे छोटे लघु परियोजनाएं बनाई जाए, और उधर आपका अलग से वाटर शेड डेवलप करें अपन, जिसमें लागत भी कम लगने वाली है, जिसमें कृषि भूमि और वन क्षेत्र का डुबान कम होगा, जिसमें लोगों का विस्थापन कम होगा, जो पर्यावरण के लिए किसी प्रकार खतरा नहीं हो सकता। इसलिए लघु परियोजनाएं हमेशा इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपका एनर्जी सिस्टम में आता है, और इसलिए आज लघु परियोजनाओं को बनाने की आवश्यकता है, और हमको आपको बृहद परियोजनाओं को रोकने की जरूरत है। ये दोनों पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रख करके आपको लघु परियोजनाओं के महत्व बताइए पूछता है, या बृहद परियोजनाओं के आपका खतरा पूछता है, पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पूछता है, तो दोनों पहलू में यदि आप सोचेंगे तो आपके पास एक सारांश निकलेगा, और उस सारांश के आधार पर आपको लिखना है। ओके, ये लघु परियोजनाओं और बड़ी परियोजनाओं का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है, और ये दोनों पहलू को लिखने के लिए आपको कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। आप सब चीज जान रहे हैं कि कहीं पर एक डैम बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो है आपका एक लैंड एरिया कैप्चर करेगा, और लैंड एरिया आपका फॉरेस्ट लैंड भी हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी लैंड जा रहा है, मतलब आपका एक नेचुरल रिसोर्स का हमको लॉस हो रहा है। वहां पर रहने वाले जो आपका हैबिटेट्स है, हमको उनको विस्थापित करना पड़ेगा। टिहरी बांध को बनाने के लिए हमको कम से कम, आपका टिहरी परियोजना जब बना तो पूरा टिहरी शहर को विस्थापित करना पड़ा। जब आपका सरदार सरोवर परियोजना बना, पूरा हरसूद कस्बा को हमको हटाना पड़ा। जब नागार्जुन सागर परियोजना बना तो पूरा हम्पी शहर को हटाना पड़ा वहां से। कितना बड़ा विस्थापन होता है, एक बात। और उसमें आपका जो हमारे पास सीमित रिसोर्सेस हैं, फॉरेस्ट लैंड एंड एग्रीकल्चर लैंड, उसका लॉस हो रहा है। लागत अधिक लगेगी, लाभ कम होगा। लेकिन अगर कुछ पहलुओं पर हम ध्यान दें तो कुछ इसके यही जो निगेटिव पहलूस हैं, यही हमको आपका कौन सी दिशा की ओर लेके गया आपका, कि अब समय आ चुका है कि हमको लघु परियोजनाओं में जाना है। एक बेटा मेरे को कल पूछा था कि बैराज और स्टाफ डैम और एनीकट में क्या अंतर होता है सर करके गए। बड़े बांध में कई बार मैं बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। स्टाफ डैम जैसे कि रोड में आपका ब्रेकर लगा रहता है, वैसे आप देखे होंगे कि नदी में बीच बीच में ब्रेकर बनाए रहते हैं। ब्रेकर खारून नदी में देखे होंगे, खारून नदी में, अरपा नदी में भी देखे होंगे, परमानेंट कंक्रीट का बना हुआ है। ज्यादा पानी आएगा तो उसके ऊपर से निकलेगा, वो बैराज है, रोड के ब्रेकर है वो। लेकिन जैसे कि आपका पुलिस वाले अभी ट्रैफिक डाइवर्ट करना है करके अस्थायी रूप से जगह जगह पर आपका ब्रेकर, आपका खंबे लगा दिए रहते हैं। जरूरत पड़ी तो खंबे को हटा दिए वहां से, रोड खुल गया। फिर जरूरत पड़ी तो फिर उसको रख दिए ट्रैफिक ब्रेकर को, फिर आपका रोड क्या हो गया, आपका
जाम हो गया, ब्रेक हो गया। ऐसे ही आप नाम सुने होंगे दर्री बैराज, रुद्री बैराज। इसमें हमने कंक्रीट का नदी में दीवार नहीं बनाया है, सिर्फ क्या बनाया है, गेट। और उस गेट को क्या करते हैं, आपका बंद कर दिए, गेट बंद कर दिए, पानी स्टोर हो गया। और जब आपका भी बरसात का सीजन आया, गेट को खोल दिए हैं, नदी खुला। ओके, ये होगा बैराज और वो होगा स्टॉप डैम। और एनीकट, एनीकट क्या होता है, नदी से अगर आपका पानी की धारा को मोड़ने के लिए हमने बनाया है। नदी की धारा को, अगर आपका पानी की धारा को नहर में डायरेक्ट मोड़ रहे हैं अपन, और दूसरी तरफ आपका पानी को आपका ट्रांसफर कर रहे हैं, तब वो व्यापवर्तन है, वो एनीकट है। तीनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग सिचुएशन और परिस्थितियों में तीनों की अलग अलग आवश्यकता है। ओके, इस प्रकार से टोटल जल संसाधन क्या है, जल संसाधन क्राइसिस क्या है, जल संसाधन प्रदूषण क्या है, इनके कारण क्या है, इनके निदान के उपाय क्या है, सिंचाई के बारे में याद रखना है, सिंचाई के साधन क्या क्या होते हैं, कितना परसेंट भारत में, कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में सिंचाई हो रहा है। दिमाग में ग्राफ मोटा मोटा याद रखना है। हमको कल याद रखना करना ही पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में 47 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, आप जानते हैं, नेट क्रॉपिंग एरिया, जिसका 20.52 लाख हेक्टेयर आपका सिंचित है। ये आपको एग्रीकल्चर में, ये आपको सिंचाई में भी चाहिए आंकड़ा, ये आंकड़ा एग्रीकल्चर में भी चाहिए। और ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ के सामाजिक पिछड़ापन, अगर आर्थिक पिछड़ापन आप लिख रहे हैं, वहां भी चाहिए। इसलिए ये आंकड़ा तो आपको रटना ही पड़ेगा। जितनी आंकड़ा आपको बताया हूं, ये आंकड़ा हम किताब में लिखें, नोट्स बनाकर लिखें और उसको रट के रखें, ऐसा नहीं। ये तो 24 आवर अपने दिमाग में होना चाहिए। ओके, फिर भी मैं जो बताया भी, इन सब आंकड़ों को आपका मोटा मोटा अपने को आपका अपने कॉपी में लिखिए और एक थीम दिमाग में डेवलप कीजिए, ताकि हम कैसे भी प्रश्न पूछे। अब मान लीजिए आपको प्रश्न पूछता है कि वाटर ग्रिड मिशन के बारे में आप बताइए, नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बताइए, दोनों एक ही है। ओके, कल बताया था मैं आपका, ये भारत में एक तो आपका ड्रॉट प्रॉन एरिया जो होता है आपका, और फ्लड प्रॉन एरिया जो होता है, दोनों का ही आपका हमको बैलेंस करना है। सूखा प्रभावित क्षेत्र और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, वहां पर आपदा प्रबंधन के लिए उपयोगी होगा ये। ओके, तो आपदा प्रबंधन के साथ साथ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए उपयोगी होगा ये। लेकिन इसके समक्ष संकट क्या है कि भारत का जो भौतिक बनावट है, यही संकट है। भौतिक बनावट, कहीं पठार है तो अचानक पहाड़ी आ जाएगा, तो अचानक मैदान आ जाएगा। आप जानते हैं कोंकण रेलवे लाइन एक बिछाने के लिए आपका जो खर्चा लगा था, अगर आप उत्तर प्रदेश में आपका देखें तो उस खर्चे पे उससे 20 गुना रेलवे लाइन बिछाया जा सकता था, इतना खर्चीला। जैसे अभी आपका बस्तर रेल परियोजना चल रहा है, बस्तर रेल परियोजना में जितनी खर्चा भी लग रहा है, उतने खर्चा में यदि हम आपका छत्तीसगढ़ मैदान में आपका रेलवे लाइन बिछाएं तो उससे 10 गुना रेलवे लाइन बिछ जाएगा। तो हमारी भौतिक बनावट, एक तो प्राकृतिक इसके बाधा है, इसके संकट, और दूसरा आर्थिक संकट तो है ही। आज जब प्राकृतिक नदियों में दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, नदी जल विवाद है, तो इसमें कैसे लड़ेंगे, सोचो तो आप। ओके, और एक बात है, प्रकृति ने जिस क्षेत्र को सूखा बनाया है और जिस क्षेत्र को आपका वाटर लॉगिंग वाला क्षेत्र बनाया है, तो प्रकृति है भाई, उसको तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोशिश किए थे आपका चीन और रूस कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से नदी जोड़ो परियोजना में डाल दिए। तो अगर जहां पर रेगिस्तान होना चाहिए वहां पर आप मैदान बनाओगे उसको, तो निश्चित रूप से मैदान क्या बनेगा आपका, रेगिस्तान। और दोनों क्षेत्र की इकोलॉजी क्या होगी, आपका डिस्टर्ब होगी। और ये प्रयोग आपका रूस के द्वारा और चीन के द्वारा किया जा चुका है, और दोनों ही देशों में बुरी तरह से फैल हुआ है। लेकिन हमको आपका भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो ये जो आपका वाटर ग्रिड या रिवर ग्रिड प्रोजेक्ट है, इसको उत्तर के गंगा से दक्षिण के गंगा को मिलाने तक बनाने के बजाय, जैसे गोवा सरकार ने किया कि ज्वारी और मांडवी को जोड़ दिया, जैसे अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किया कि नर्मदा नदी से आपका क्षिप्रा नदी को जोड़ दिया गया, वैसी आज हमको जरूरत है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक बच्चा पूछा है, क्या छत्तीसगढ़ में 100% आपका सिंचाई संभव है? व्हाई नॉट। छत्तीसगढ़ में तो आपका जल संसाधन इतने
जल संसाधन में हम इतना समृद्ध हैं कि 100% बिल्कुल आपका सिंचित किया जा सकता है। बस उसको व्यवहारिक तौर पर प्रबंधन करने की आवश्यकता है। आज हमको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। अगर हमको जोड़ना है तो इंद्रावती और महानदी को नहीं जोड़ना है। जोड़ना है तो आपका अरपा नदी को आप जोड़िए मनियारी से, आप मान नदी को जोड़िए केलो से। इतना ही हमको स्तर पे जाकर के इस योजना को लागू करने की जरूरत है। और लागू करना है करके यदि आप सोचोगे कि इंद्रावती और महानदी और रिहन तीनों को मैं जोड़ दूं करके, तो ना ये आज संभव है और ना भविष्य में संभव होगा। चाहे हम पूरा दुनिया का साइंस लगा दें, चाहे दुनिया का आपका पूरा सकल संपत्ति आप लगा दो, ना एक आज संभव है न कभी संभव हो ही सकता है। प्रकृति का उतना ही हम दोहन कर सकते हैं जितना वह मैनेजेबल है। उसके साथ छेड़छाड़ करके दोहन नहीं किया जा सकता। यह पूरा सारांश को दिमाग में क्या रखना है, आपको एक समग्र सारांश के रूप में रखना है। और जैसा प्रश्न आपसे वहां पूछ रहा है 2 नंबर का, 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन है, तो इसके लिए तुमको एक समरी चाहिए। वाटर प्रबंधन जल प्रबंधन क्या है उसको परिभाषित किए, फिर उसे कारण बताए, फिर उसे समस्या का दूर करने का उपाय बताए, फिर आपके अनुसार क्या करना चाहिए। ऐसे लिख करके रख करके वर्तमान परीक्षा पैटर्न को आप मतलब फुलफिल नहीं कर सकते। अगर वर्तमान पैटर्न को फुलफिल करना है तो जैसे मैं जो सारांश भी आप लोगों को बताया, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाटर कंजर्वेशन करना है, वाटर पॉल्यूशन है, वाटर मैनेजमेंट है, वाटर रिसोर्सेज है, इरिगेशन है, इंडस्ट्रियल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है। ये कोई भी समस्या पूछे सब आपस में जुड़ा हुआ है।